सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन। आपकी किताब में देखिए यह टॉपिक पेज नंबर 12 पर है, एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन। हमने कई तरह की एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी थी, सरल आद्य घनी एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित भी हमने निकाली थी और उनमें हमने अवयवी कणों की संख्या भी ज्ञात की थी बच्चों, आपको याद होगा। आज हम उन एकक कोष्ठिकाओं के घनत्व को निकाल रहे हैं, उन एकक कोष्ठिकाओं के घनत्व का परिकलन करने जा रहे हैं। घनत्व का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं घनत्व का मतलब है घनत्व बराबर, घनत्व को हम डेंसिटी लिखते हैं, तो मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डी मीन्स डेंसिटी, घनत्व। तो डी बराबर होता है प्यारे बच्चों m बटा वी, m बटा वी। व्हाट इज़ m? m का मतलब है मास, द्रव्यमान, है ना, और v का मतलब है वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो घनत्व का मतलब होता है कि एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, वही क्या है उसका घनत्व। यानी घनत्व बराबर क्या है प्यारे बच्चों? मास बटा वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटा आयतन। यानी एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, वही क्या है उसका डेंसिटी, घनत्व, है ना। किसी भी आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित है उसको हम उस टोटल आयतन से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें मिल जाएगा घनत्व। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये मैंने कोई एक एकक कोष्ठिका बनाई है और इस एकक कोष्ठिका, ये कौन सी एकक कोष्ठिका है? ये है HCP या CCP या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का यही मतलब है घनत्व। घनत्व क्या होता है? देखिए इसकी परिभाषा, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है, उसकी संकुलन दक्षता कहलाता है। इसको बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं प्यारे बच्चों कि जैसे ये हमारी कोई एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका का कितना भाग अवयवी कणों के द्वारा घिरा हुआ है, वही उसकी क्या है, संकुलन दक्षता। समझ आ रहा है? जैसे क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा धारित होता है, यानी इस क्रिस्टल जालक की ये जो एकक कोष्ठिका है, क्योंकि हम एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाल रहे हैं और एकक कोष्ठिका से हम किसी क्रिस्टल जालक का भी निकाल सकते हैं। तो इस एकक कोष्ठिका का कितना भाग अवयवी कणों ने घेरा हुआ है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो वो घेरा हुआ स्थान डिवाइडेड बाय इस पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन, यही क्या है, संकुलन दक्षता, है ना। ये देखिए संकुलन दक्षता का क्या सूत्र होता है, आप देखिए संकुलन दक्षता होता है एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्ठिका का पूरा आयतन। उसी से हमें इस एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता का पता चलेगा। तो हम इस एकक कोष्ठिका, ये कौन सी एकक कोष्ठिका है? ये है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित के बारे में हम जानते हैं प्यारे बच्चों, फलक केंद्रित में जो कण हैं वो कोनों के अलावा इस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होता है। यानी कि 8 कोनों पर तो कण होते ही हैं फलक केंद्रित में। फलक केंद्रित मीन्स FCC। 8 कोनों पर तो एकक कण, अवयवी कण होते ही हैं, साथ ही कहाँ स्थित होते हैं, इनकी फलक पर भी होते हैं। आप जानते हैं, मैं आपको फिर से एक चित्र द्वारा समझाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ ये मैंने एक एकक कोष्ठिका बनाई है। फलक केंद्रित क्या होता है प्यारे बच्चों? फलक केंद्रित में इसके कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, 8 कोनों पर, साथ ही अवयवी कण इसकी फलक पर भी होते हैं। जैसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ इस फलक पर होगा, एक नीचे, ये 4 फलक, ये पीछे वाली फलक और ये मेरे आगे वाली फलक, तो ये 6 अवयवी कण होते हैं। तो मैंने ये एक कोष्ठिका यहाँ बनाई है। देखो 8 कोनों पर कण हैं ही, लेकिन मुझे उसको यहाँ शो करने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ इस तरीके से शो किया है। ये इस कोने पर स्थित एक कण, ये इस कोने पर स्थित दूसरा कण, और ये जो फलक पे कण है इस साइड वाली फलक पे, इसको मैंने शो किया है, बाकियों को मैंने शो नहीं किया है। अभी मैंने इसको यहाँ इस तरह से मैंने अरेंजमेंट बताया है सिर्फ एक फलक का। सेम ऐसे ही आप यहाँ भी बना सकते हैं, या बीच में भी अवयवी कण हैं, इन सब पर है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए
तो हम जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में 8 गोले या अवयवी कण कोने पर होते हैं और 6 अवयवी कण फलक के केंद्रों पर होते हैं। अतः इस अनुसार प्रति एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 8 अवयवी कण कोनों पर स्थित है, उस जो कोने वाला कण है उसका एक एकक कोष्ठिका में योगदान कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। मतलब इस एक अवयवी कण का सिर्फ 8वां भाग ही इस एकक कोष्ठिका के अंदर होता है, जो कोने पर कण है। समझ आ रहा है? सिर्फ एक अवयवी कण का 8वां भाग। तो ये हमारे 8 कोनों पर जो एक अवयवी कण है उसका इतना भाग होता है। तो टोटल कितने कण हैं? टोटल कितने कोने हैं हमारे पास में? 8 कोने। तो 1/8 × 8 है ना। और जो फलक पर हमारे पास में कण होता है, कितने फलक हैं? 6। कितने फलक हैं हमारे पास में? 6। और प्रत्येक का एक एकक कोष्ठिका में कितना योगदान होता है? 1/2। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बता चुकी हूँ प्यारे बच्चों, 1/2। तो 6 है और प्रत्येक का 1/2। सो 6 × 1/2। 2 से 3 6 कटा, 3 आया, और 8 से 8 कटा, 1 आया। सो 3 + 1 टोटल कितना आया? 4 अवयवी कण। टोटल कितना आया? 4। आपकी किताब में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 8 × 1/8 लिखना है प्लस 6 × 1/2 लिखना है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो टोटल हमारे पास में कितने कण आ गए? 4 अवयवी कण आ गए हैं। ये फिर से मैं अपनी इस एकक कोष्ठिका पे आ जाती हूँ। तो हमारे पास में मतलब इस एकक कोष्ठिका में जो फलक केंद्रित है, इसमें 4 कण हैं। ठीक है, इसमें 4 कण हैं। ये हमने पता कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अब हम पता कर रहे हैं कि इस एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है। इस एकक कोष्ठिका का अगर हमें आयतन पता चल जाए, फिर हम इन अवयवी कणों का आयतन निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। मतलब इन अवयवी कणों के आयतन को इस एकक कोष्ठिका के आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें संकुलन दक्षता पता चल जाएगी। तो हम वही पता कर रहे हैं सबसे पहले एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन पता करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस एकक कोष्ठिका की जो ये प्रत्येक भुजा है, ये है a के बराबर। किसके बराबर? a। इसका हम नाम दे देते हैं कि जो प्रत्येक भुजा है ये है a। यानी ये भी a है, ये वाली भी a है, ये भी a है। यानी हर भुजा, हर जो इसका किनारा है, हर किनारे की लंबाई कितनी है? a है ना। ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। ये सब किसके बराबर है? a के बराबर है। तो एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई है a। अब यहाँ देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये a, ये b और ये c। और इन प्रत्येक वृत्तों के केंद्र को अगर मैंने डॉट डॉट करके मिला रखा है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों। ये देखिए, इस त्रिभुज का नाम है a b c। दिखा आपको? a b c। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है एक समकोण त्रिभुज? क्योंकि ये जो एक साइड दिखी है आपको, ये वाला कोण 90 डिग्री है। कौन सा कोण है? 90 डिग्री। ये कोण, जो कोण B है, एंगल B है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? AC। कौन सी भुजा है? कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण है। और हम पाइथागोरस प्रमेय अब यहाँ पर लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है प्यारे बच्चों? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार है हमारा AB और लंब है हमारा BC। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर व्हाट इज़ AB? अभी मैंने आपको बताया था कि सारे किनारों की लंबाई क्या है? A। तो ये जो AB है ये भी A है और BC भी क्या है? A। तो AB का स्क्वायर भी A है, BC का स्क्वायर भी A है। तो ये मान रखा है यहाँ पर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। AB स्क्वायर A स्क्वायर, BC स्क्वायर A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमें मिल गया। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया? 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये जो 2 है ये वर्गमूल में आ जाएगा। तो जब मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ से स्क्वायर हटा और ये जो 2 था इसके ऊपर वर्गमूल लग गया। तो AC बराबर √2A। अब हमें यहाँ से मिल गया। तो हम जानते हैं चित्र में आप AC बराबर √2A, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब फिर से आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये एक अवयवी कण है, एक गोला बना हुआ है। ये यहाँ से लेकर के, इस केंद्र से लेकर के इस गोले की परिधि तक का जो ये लाइन है ये किसके बराबर है? यहाँ देखिए आप, मैं इस गोले को यहाँ बना रही हूँ कि अगर ये गोला है तो इसके केंद्र से लेकर के यहाँ तक की इस भुजा को हम क्या कहते हैं?
हम कहते हैं इसको त्रिज्या। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या यानी त्रिज्या, है ना, यानी व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। ये हमारी त्रिज्या है इस गोले की, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, इस ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, समझने की बात है। इस गोले के केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी कितनी हो गई? r। किसके बराबर हो गई? r। ओके। फिर इस परिधि से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? r। फिर इस केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी है? r। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ इस केंद्र तक की दूरी भी कितनी है? r। तो अब बताइए, देखिए चित्र से कि AC तक पहुँचने पर हमें कितने r मिल रहे हैं? 1 2 3 4, 4r। कितने मिल रहे हैं? 4r मिल रहे हैं। तो अब हमने आगे लिखा, चित्र से स्पष्ट है कि AC बराबर 4r, समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया यहाँ तक, AC बराबर 4r। अब हम आगे चलते हैं। ये जो AC बराबर 4r हमें मिला है, इस समीकरण का जो मान है, समीकरण 1 से हम जो AC निकाला था √2a, ये √2a का मान यहाँ पर इस AC की जगह पर रखते हैं, यानी समीकरण 1 से AC का मान समीकरण 2 में हम रख रहे हैं। तो समीकरण 1 से AC का मान 2 में रखा, तो क्या रखा? AC की जगह पे 4r लिख दिया, √2a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये जो √2 है इस 4r के नीचे चला जाएगा, तो 4r अपॉन √2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 2√2r। देखो कैसे मिला, इसको समझिए। ये देखो, ये है मेरे पास में 4r अपॉन √2। देखो मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ? मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 × 2, ठीक है। और इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इस 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 × √2 × √2, समझ रहे? और नीचे क्या है मेरे पास में? √2 है ही, तो मैंने एक √2 से एक √2 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? 2√2 और ये r, तो मेरे को मिल गया 2√2 r, है ना। तो जब मैंने इसको 4r अपॉन 2√2 को सॉल्व किया तो मुझे मिला 2√2 r। तो हमने सॉल्व किया, तो 4r अपॉन √2 को सॉल्व करने पर मुझे मिला 2√2 r, यानी अब मुझे मिल गया a बराबर 2√2 r। तो r बराबर हमें मिल गया a अपॉन 2√2। ये हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल गई। इस समीकरण को मैंने देती हूँ समीकरण नंबर 5। हम जानते हैं कि अब हम यहाँ हमने r की वैल्यू निकाल करके अपने पास रख ली। यह r की वैल्यू हमारी आगे हमारे को काम आएगी, इसको हमने यहाँ रख दिया है। ये a की वैल्यू हमने निकाली 2√2 r। अब आप देखिए, हम जानते हैं इकाई कोष्ठिका का आयतन a³। अब यहाँ समझिए, ये जो इकाई कोष्ठिका है ना प्यारे बच्चों, ये इकाई कोष्ठिका एक घन है। क्या है? घन। और एक घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा की घात 3 और भुजा क्या है? a, इसीलिए इकाई कोष्ठिका का आयतन क्या हुआ? a³। ठीक है। अब ये जो समीकरण 4 में हमने a का मान निकाला था ना, a बराबर 2√2r, तो इस 2√2r को मैं यहाँ रख रही हूँ a की जगह पर, तो मुझे मिला 2√2r का क्यूब। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप ध्यान से, 2√2 और r और इसका हमको करना है क्यूब, यानी हर चीज़ को 3 बार लिखना है। तो पहले मैं इस 2 को 3 बार लिख रही हूँ, तो 2 × 2 × 2। अब मैं इस √2 को भी 3 बार लिख रही हूँ, तो √2 × √2 × √2। ठीक है। अच्छा, r की घात 3 मीन्स r का क्यूब आपको मिल जाएगा, तो उसको मैं वापस नहीं लिख रही हूँ, है ना। ये r³ मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ तक आपका 8 आ गया। √2 × √2 कितना हो जाएगा? 2। √2 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा? 2। तो 8 × 2 16। ये √2 यहाँ खाली बचा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 16 √2 और ये वाला r³। तो आपको क्या मिल गया? 2√2 r³ क्या मिल गया? 16 √2 r³। क्लियर? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2√2 r³ हमें मिल गया 16 √2 r³। ये हमारी एकक कोष्ठिका का आयतन है 16 √2 r³। इसे हमें अपने पास अलग से रख लेना है। 16 √2 r³ हमारी इस पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन है।
16√2r³। अब हम बताते हैं आपको, इस एकक कोष्ठिका में हमें पता है सिर्फ 4 कण हैं, सिर्फ 4 अवयवी कण ही यहाँ पर उपस्थित है। ये अवयवी कण चूँकि गोले के रूप में है तो कुल 4 गोलों का आयतन, हम जानते हैं एक गोले का आयतन किसके बराबर होता है। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा में, गोले का आयतन होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई r³। कितना होता है? 4/3 पाई r³। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 पाई r³। 4 को 4 से गुणा किया तो 16, यानी आ गया 16/3 पाई r³। ये है हमारे गोलों का आयतन, ये है हमारी पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन। तो गोलों के आयतन को मैं पूरे आयतन से डिवाइड कर दूं, इंटू 100 कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? संकुलन दक्षता। आपको बताया था घनत्व बराबर क्या होता है? D = m/v, है ना। आपको पहले ही बताया था मैंने कि घनत्व बराबर क्या होता है? D बराबर होता है m/v। यानी जो कुल आयतन है उसमें जितना भी द्रव्यमान उपस्थित है उसको डिवाइड कर दें उस द्रव्यमान को कुल आयतन से, तो हमें घनत्व मिल जाएगा। यानी एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है 16√2r³। इसको मैं डिवाइड कर दूं, गोलों के आयतन को इस आयतन से डिवाइड कर दूं, यानी 4 गोलों का आयतन है 16/3 पाई r³। इसको अगर हम इस आयतन से डिवाइड कर दें, इंटू 100 कर दें, तो संकुलन दक्षता मिल जाएगी हमें इस एकक कोष्ठिका की। तो हमने ऐसे ही किया है। संकुलन दक्षता एकक कोष्ठिका के चारों गोलों का आयतन यानी 16/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय एकक कोष्ठिका का कुल आयतन जो है 16√2r³ इंटू 100। तो 16 से 16 कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, क्या बचा? पाई। ये 3 बटे के नीचे बटा है बड़ा वाला, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो पाई/3√2 इंटू 100। ये आ गया, देखो पाई/3√2 इंटू 100। पाई की वैल्यू रख दो पहले 22/7, तो 22 यहाँ आ जाएगा, 7 नीचे। √2 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, √2 का मान होता है 1.41, है ना। तो 7 × 3 × 1.41 करोगे तो 19.69 समथिंग आएगा। ऊपर 2200/29.69 को डिवाइड करोगे, 29.69 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा आंसर 74%। यानी इस फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का जो संकुलन क्षमता है वो होती है 74%। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की कुल संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो हमें लिख देना है सिर्फ 74%। लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद 2019 में ये प्रश्न आया था कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका के घनत्व का हमें परिकलन करना था। तो जब 2019 में इस तरह का प्रश्न आ सकता है, तो हो सकता है आगामी साल में फलक केंद्रित के बारे में भी पूछ लें। तो आपको इस तरह से पूरी तरीके से आपको घनत्व का परिकलन करना होगा। तो ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको निकालना बताया। इसका बार बार अभ्यास करें और इसको अच्छे से याद कर लें। थैंक यू।